हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो हमारी पिछली क्लास जो है वो साइंस की 59 क्वेश्चन पर रुकी हुई थी और आज हम 59 से आगे बढ़ रहे हैं। और 59 के बाद आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो चलिए भाई, 60 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे आप लोगों को पहले प्रश्न हम लोग बोला करते थे कि बताइए बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं। इस तरीके के प्रश्न जो हम लोग पूछते हैं उन सभी का आंसर केवल एक ही होता है। उसी प्रकार का आंसर आज ये आपको मिला है कि जो द्रव बूंद होती है, अब बूंद तो ध्यान रखना द्रव ही होगी, तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। यानी कि संकुचित क्षेत्र यानी कि बहुत छोटा क्षेत्र घेर लेती है कोई भी द्रव जो बूंद होती है, तो उसका सही कारण क्या होता है। आवृत्ति होता है, पृष्ठ तनाव होता है, घनत्व होता है या फिर श्यानता होता है। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके विवरण पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पृष्ठ तनाव वृत्त का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। इसी कारण बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव वह बल है जो धरातल की निर्धारित दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये हमारा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, उसका जो वेग होगा वो 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसके समझने के लिए हमें डेरिवेशन समझना है और डेरिवेशन से सब लोग दूर भागते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सीख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है कि की कौन सी इकाई होती है। जैसे यहाँ पर दाब लिखा, तरंग दैर्ध्य, उच्च वेग और ऊर्जा, तो इन सब की इकाइयों से इनको सुमेलित करना है। तो मेरे बंधुओं सभी को याद होगा कि इनकी इकाइयाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो फटाफट अपने जल्दी से आंसर देख लीजिए। और मैं इसका पहले तो आपको विवरण दे देता हूँ कि जो उच्च वेग होता है उसकी वास्तविक में इकाई भी क्या होती है, माख होती है। और तरंग दैर्ध्य जो होता है उसकी इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। दाब की इकाई पास्कल होती है और ऊर्जा जो है वो जूल में मापी जाती है, इसलिए इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो है वो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको विकल्प शो कर दे रहा हूँ और विकल्प में हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला यानी बी नंबर वाला हमारा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 64। निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है। किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है ये हमें बताना है। तो अगर सोचिए कि अगर वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु हो तो उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, या 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु हो तो उसमें होगी, लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगी या फिर जल में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। अपना आंसर हमें फटाफट कमेंट करें। तो जल्दी से बताएं भैया, किस में सबसे अधिक होगी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी। तो ध्यान रखना, जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक जो होगी
तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो इन लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। तो कई लोग तो सोचेंगे कि यहाँ पर सी नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी नंबर ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वायु है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर दी है इन लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर वायु का ताप थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और जल में तो वैसे भी कम ही होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है किसमें ध्वनि की चाल, लकड़ी में होने वाली है। और लकड़ी में लगभग जो होती है आपकी वो होती है 3320 यानी 3320 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। लकड़ी में कितनी होगी 3320 मीटर पर सेकंड यानी 3320 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्वनि की सर्वाधिक चाल लकड़ी 3320 मीटर पर सेकंड में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि टैप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित यानी लिखा हुआ एक 2 साइन लिखे होते हैं, एक डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी, किसे निर्दिष्ट करता है। टैप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलित तंत्र को, या आयाम मॉड्यूलित तंत्र को, या खा ह्रास परिपथ को, या फिर डीसी तथा एसी शक्ति प्रयोगों में लाई जा सकती है। तो किस तरीके के पर्पज के लिए इसको अंकित किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, खा ह्रास परिपथ को। अब ये खा ह्रास परिपथ में कैसे हम समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तविकता में ये जो डॉल्बी और डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी जो यहाँ पर लिखे जाते हैं वो नॉइस रिडक्शन सर्किट के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि टैप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी एवं ह्रास परिपथ नॉइस रिडक्शन सर्किट को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, यहाँ एवं नहीं है, ये किसके, ह्रास परिपथ यानी नॉइस रिडक्शन सर्किट को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यानी ध्वनि को ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए लिखे रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके साथ पद CMY के संबंधित है, रेलवे संकेतन से, नौ संचालन से, ऑफसेट मुद्रण से, या इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से। CMY के ये आपको बताना है किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑफसेट मुद्रण। कौन सा हो जाएगा, ऑफसेट मुद्रण। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये वही क्वेश्चन है जिनको आप पेपर से निकलने के बाद कहते हो कि मॉडरेट क्वेश्चन थे। चलिए इसको पढ़ेंगे। CMY के रंगीन छपाई ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रयुक्त आधार रंग प्रतिमान सब्सट्रैक्टिव कलर मॉडल है। इससे अन्य रंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग होगा CMY के, फिर तो ऑफसेट मुद्रण के लिए ही प्रयोग होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसको आपको समझ में नहीं आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1-2 बार आप स्वयं भी पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट की बात हो रही है कि ट्यूबलाइट में आपको क्या लिखा दिखेगा। ठीक है, क्या अंकित होता है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपको लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा 6500। कितना मिलेगा, 6500। अब डायरेक्ट आपको 6500 नहीं मिल सकता है, आपको डायरेक्ट 6500 नहीं मिल सकता। हो सकता है कि वो 4000 से आगे हो। ठीक है, तो 4000 से आगे और 6500 तक अंकित किया जा सकता है किस पर, ट्यूबलाइट पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर केल्विन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूर्ण आकार की प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट कई आकारों में उपलब्ध है, जिनमें सीधी मतलब होती हैं, यू आकार की भी ट्यूबलाइट होती हैं। ठीक है, इसके बाद गोलाकार भी ट्यूबलाइट होती हैं। शीत वातावरण निर्मित करने वाली ट्यूबलाइट अधिक केल्विन मान
जो 4100 से 8000 केल्विन तक होती है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप चाहें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, और वो भी कैसे, शुष्क मानव की बताना है कि शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या हो सकती है। तो यहाँ पर सीधे आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो होगी 10⁶ ओम। ठीक है, 10 की पावर क्या होगा, 6 ओम। तो यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से, हाँ यहाँ पर इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा। चालन बल है जो कार की गति की दिशा में है, प्रतिरोधक बल है जो कार की गति की विपरीत दिशा में है, एक आनत बल है, या फिर शून्य के बराबर है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भी लिखी है, एक ड्राइविंग फोर्स, रेसिस्टेंट फोर्स और इंक्लाइंड फोर्स, और शून्य के बराबर है। तो फटाफट आपको बताना है कि अगर सड़क पर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो बताएंगे फटाफट आंसर। तो चलिए हम बता देते हैं कि इस पर जो फोर्स आपका लग रहा है वो एकदम शून्य के बराबर है। किसके बराबर है, एक शून्य के बराबर है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वो गाड़ी चल रही है। ठीक है, और एक समान गति से सीधी दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है, सीधी दौड़ रही है। तो जब भी कोई चीज़ सीधी दौड़ती है तो ये मान करके चलना कि उसका जो परिणामी बल है वो हमेशा शून्य हो जाता है। ठीक है, वो हमेशा कैसा है, शून्य है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सड़क पर दौड़ती कार को एक समान चाल की प्राप्ति के लिए घूर्णन बल से बचना होगा। अब एक समान चाल चल रही है तो मतलब उसको घूमना नहीं होगा, घूमेगी तो समझो कि फिर उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रतिरोधी बल की आवश्यकता होगी। यदि कार एक समान गति से सीधी दौड़ रही होती है तो वहां पर परिणामी बल शून्य हो जाता है या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, शून्य के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। मतलब किन का प्रयोग होता है विद्युत अपघट्यों के रूप में, किसमें, शुष्क सेल में। या शुष्क सेल को हम बैटरी भी बोलते हैं, सेल को हम बैटरी भी बोलते हैं, ये भी सभी को ज्ञात होगा। तो यहाँ पर सीधा मैं आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेवेंटी 72 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन अपारस्टस में किया जाता है। रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। रात्रि दृष्टि उपकरण यानी रात्रि में आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जो आप उपकरण प्रयोग करते हो तो उसमें किन तरंगों का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कमेंट करेंगे अपना आंसर। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है वो किया जाता है अवरक्त तरंगों का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिनको इंग्लिश में आप इंफ्रारेड वेव्स भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की रोशनी का रूप है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि, निरीक्षण, लक्ष्य ढूंढने इत्यादि के लिए सैन्य एवं असैन्य क्षेत्रों में
किया जाता है। ठीक है, यानी जो सेना वाले क्षेत्र होते हैं उनमें इन सब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रात में भी विजिबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक जरूर कर लें। इतना प्यारा संग्रह है बेटा। देखिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आप जिन क्वेश्चनों को बार बार बोलते हो ना कि आज पेपर मॉडरेट आया है, बेटा वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कौन सा कांच कर सकता है? सीधी सी बात है, आपको इसका आंसर बताना है कि परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कौन सा कांच कर सकता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जैना कांच या क्रुक्स कांच? ठीक है, जल्दी से बताना है। हम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ जो 75 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? क्रुक्स कांच, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रुक्स कांच जो है वो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। आगे पढ़ेंगे। क्रुक्स कांच में सेरियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है जो परावैंगनी किरणों को आंखों तक आने से रोकता है। परावैंगनी किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती हैं अतः धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी अगर पूछ लिया जाता है कि बताइए धूप के चश्मे जो होते हैं उनमें किस कांच का प्रयोग होता है, तो उनमें भी क्रुक्स कांच का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ 75 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 76। निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? अच्छा, केशिकत्व आप जानते हो, तो वास्तविकता में देखिए केशिकत्व जो होता है उसके लिए हम लोग कह देते थे कि जो हमारा जल होता है वो जाकर के केशिकत्व में रहता है। ठीक है, तो ये मिट्टी से संबंधित है या फिर रुकने से संबंधित है कि जल जो है वो कैसे हमारी मिट्टी में रुक जाता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ठीक है, स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल बूंद का फैलना या फिर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर बस आपको आंसर बताना है। तो देखिए, स्याही को सोखना केशिकत्व हो सकता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व हो सकता है, सूती कपड़े पर जल बूंद का फैलना केशिकत्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केशिकत्व का कारण है। तो देखिए बेटा, ये केशिकत्व का कारण नहीं होता है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण यानी कि पत्तों की ओर बढ़ना, ये तो सिर्फ जाइलम का काम होता है। किसका काम होता है? जाइलम का काम होता है कि जल को नीचे से अपने हर पेड़ के हर भाग तक पहुंचाना। तो यहाँ पर ये केशिकत्व का कारण बेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर। ठीक है, प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़ें। स्याही का सोखना, भाई सोखने का काम केशिकत्व करता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व का काम हो सकता है। सूती कपड़े पर जल बूंद का फैलना, अब जल बूंद फैल गई है तो ये भी केशिकत्व का काम हो सकता है। लेकिन पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण मतलब पत्तों की ओर बढ़ना, अब पत्तों की ओर बढ़ना तो ये काम केशिकत्व का नहीं है। केशिकत्व का काम होता है जैसे जमीन हो गया, कपड़ा हो गया, इन सब में उसका फैल जाना, ये काम होता है केशिकत्व का। तो यहाँ तो ये तो बोल रहे हैं कि जड़ों से सीधे के सीधे जल कहाँ आ रहा है? पत्तों तक, तो नहीं, ये काम जाइलम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा कारण नहीं है? तो डी नंबर कारण केशिकत्व का नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पौधों की जड़ों से ऊपर की ओर जल का चढ़ना केशिकत्व के अतिरिक्त पराशरण क्रिया द्वारा भी संपन्न होता है। पादप कोशिका की झिल्ली एक अर्धपारगम्य सेमी
झिल्ली की भांति कार्य करती है जो जल के अणुओं को ऊपर जाने देती है, लेकिन ये काम हमारा किसका नहीं है, केशकत्व का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 77। जब कोई बाह्य बल ना लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है द्रव के पृष्ठ तनाव से, द्रव के घनत्व से, द्रव की श्यानता से और वायु के ताप से। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है और इसका एक ही आंसर होता है बेटा, वो होता है द्रव के पृष्ठ तनाव से, यानी ए नंबर। हम इस क्वेश्चन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चनों पर हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है द्रव की बूंद या द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। ठीक है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर नहीं बंधी होती हैं, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु में स्वतः ही उड़ जाती हैं। तो आपको भाई इसमें एक फिजिक्स का कारण बताना है। सीधी सी बात यह है कि जब आंधी चलती है तो किसी के टीन उड़ते हैं, तो किसी की घास फूस की छत उड़ती है, तो ये किस कारण उड़ती है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए जरा। तो देखिए छतों का आकार जटिल होता है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। छतें कसकर नहीं बंधी होती हैं, इसका भी संबंध नहीं है। भाई सब लोग अपने हिसाब से कसकर ही बांधते हैं। तो यहाँ पर जो 79 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ठीक है, इस वजह से जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो कि छत के ऊपर वायु वेग अधिक होने से वहां वायु दाब कम हो जाता है जबकि छत के नीचे वायु दाब सामान्य रहता है। यह दाबांतर के कारण छत उड़ जाती हैं। तो यहाँ जो दाबांतर होता है ना, मतलब दाबों में अंतर के ऊपर ज़्यादा लग रहा है नीचे कम लग रहा है, तो इस चक्कर में वो उड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा। ये क्वेश्चन हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको इसका आंसर एकदम सही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यानी कि 80 का आंसर आपको ही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है तूफान को, वर्षा को, स्वच्छ मौसम को या शीत लहर को। तो ये सब मौसम विभाग वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको बताना है कि अगर वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है तो किसके संकेत हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तूफान के मिल रहे हैं, वर्षा के मिल रहे हैं, स्वच्छ मौसम के मिल रहे हैं या फिर शीत लहर के मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना, यदि वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है या गिर जाता है तो हमें संकेत मिलते हैं किसके, तूफान आने के संकेत मिलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अचानक वायु दाब कम होने पर अधिक दाब के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, फलस्वरूप आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब भैया आपको सुमेलित करना है। यहाँ कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और यहाँ पर कुछ इकाइयाँ भी दी गई हैं, तो इनको आपको सुमेलित करना है कि त्वरण की जो इकाई है वो क्या होगी। तो ध्यान रखना, मैं सीधे आपको समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो त्वरण की इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन में मापी जाती है और कृत कार्य की यानी कार्य की जो इकाई है वो हमेशा जूल में मापी जाती है और आवेग की जो इकाई है वो न्यूटन सेकंड में मापी जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, न्यूटन प्रति सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं और वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भैया 83 का कौन सा आंसर होने वाला है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको कि यहाँ 83 का जो आंसर होने वाला है वो ए नंबर होने वाला है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि बहुत अधिक ऊर्जा वाले कॉस्मिक पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से प्राकृतिक रूप से निरंतर आती रहती हैं और जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए आविष्कार दिए हैं और कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, तो आप जल्दी से सुमेलित कर लीजिए कि यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया और विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप लोग बताएंगे रेडियो का आविष्कार करने वाले कौन हैं। चलिए आंसर करते हैं। तो रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने ही किया था, सीधे सामने आपके लिखा हुआ है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो ये रॉन्टजेन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और विद्युत मोटर का आविष्कार जैकोबी ने किया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे इसके लिखे हुए हैं वैसे ही सेम इनके आंसर भी हैं। ठीक है, रेडियो मार्कोनी, एक्सरे रॉन्टजेन, विद्युत बल्ब एडिसन और विद्युत मोटर जैकोबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, यानी कि जो हमारा बिजली होती है, जो हमारे पहले 100 वाट के बल्ब लगाए जाते थे तो उनमें एक तार लगा होता था अंदर। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि जो बल्ब में तार लगा होता है वो किस धातु का बना होता है। ठीक है, अब देखिए CFL वगैरह आ चुके हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये जो हमारा पहले 100 वाट का एक पीला पीला बल्ब होता था उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है वो बेटा किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक यानी लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसका जो गलनांक होता है, मतलब कब गलता है ये, जब उसको 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर मिल जाए तो समझ लेना कि वो फिर गल जाता है, टूट जाता है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे तो वो टूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लंबाई का न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फटाफट आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सीधी बात है, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है तो यहाँ पर वो होती है क्या, फर्मी मीटर। क्या होती है, फर्मी मीटर। ठीक है, तो इसका विवरण भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हमें, तो हम इसका विवरण आपको ले चलते हैं एकदम मज़े से। ठीक है, चलिए देखो इसका स्क्रीनशॉट पक्का ले लेना। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 होता है, मतलब -6। नैनोमीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 और जो फर्मी मीटर होता है वो 10⁻−15 लंबाई मीटर में होती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। 86 लंबाई का न्यूनतम इकाई ये हो गया है 86। फर्मी मीटर आपको ये है 10⁻15। अब आपको बताना है कि जब अर्धचंद्र होता है यानी जब आधा चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है। क्या बात है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है यार, बने हुए हैं। बताइए जल्दी से, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है।
जब आधा चंद्र होता है तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का कोण क्या होता है? चलिए बताएंगे भैया जरा। तो ध्यान रखना, अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो कैसी होती है? तो बेटा वो होती है समकोण, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण क्या बनने वाला है? 90 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। और यहाँ पर है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुरंग पता लगाने में, या चिकित्सा में, या नौ संचालकों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बेटा बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि सोनार का प्रयोग जो होता है वो जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब नौ यानी कि जो नाव चलाने वाले होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए यहाँ पर दिया भी गया है कि सोनार यानी साउंड नेविगेशन लेंजिंग, यह समुद्र के भीतर छिपी हुई पनडुब्बी अथवा आइस वर्ग की स्थिति ज्ञात करने की युक्ति है, अतः यह नौ संचालकों द्वारा अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राडार उपयोग में आता है। मूवियों में बहुत ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कि राडार पर हमें ये चीज़ दिख रही है, राडार पे हमें वो चीज़ दिख रही है। तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो 89 का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो ध्यान रखना, जो राडार का प्रयोग है, जो राडार का प्रयोग है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम विवरण पढ़ लेते हैं। तो राडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग द्वारा माइक्रोवेव ऊर्जा का संप्रेषण स्पंदों के रूप में एक संश्लेषित रंध्रीय राडार द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से एंटीना तक वापस आने वाली ऊर्जा की शक्ति तथा समय अवरोध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आप लोगों ने मूवियों में कई बार इसको देखा भी होगा। तो चलिए एक बार फिर आपको सुमेलित करना है कि यहाँ पर कुछ भौतिक उपकरण हैं, यहाँ पर कुछ मापक की राशियाँ हैं। तो बताइए भाई किसको किस में मापा जाता है? अमीटर को किस में मापा जाता है, या अमीटर से किसे मापा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपकरण है, तो अमीटर से किसे मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, अमीटर से धारा को मापा जाता है। अमीटर से किसको मापा जाता है? धारा से। और हाइड्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है। और स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 90 के बाद 91 होना चाहिए, हो गई बिल्कुल। तो जी हाँ, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया है शायद। उत्तल लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, या शंक्वाकार लेंस जैसा। तो कल जो हमने पढ़ाया था उसमें बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर देखो कल वाले में थोड़ा सा ये अवसारी और अपसारी नहीं थे, उसमें अवतल लेंस या उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तर दर्पण था। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर लेंस में और दर्पण में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक हम उसमें देख सकते हैं लेंस में। और दर्पण में सीधी सी बात है कि एक साइड उस पर क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, वार्निश किया जाता है, कुछ भी हम कह सकते हैं, जिससे हमें जो है परावर्तित होकर के अपनी छवि उसमें दिखाई देती है, प्रतिबिंब बनते हैं उसमें। ठीक है, ये बस इसमें अंतर होता है। ठीक है, तो जो दर्पण है लेंस पारदर्शी होते हैं, दर्पण अपारदर्शी होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताएं भैया, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, या शंक्वाकार लेंस जैसा।
तो 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके जैसा, अपसारी लेंस जैसा। किस जैसा, अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर उत्तल अवतल दिया जाता तो ये शायद अवतल लेंस जैसा प्रयोग करने की कोशिश करता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा, सी। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। यह प्रकाश किरणों को उसके फोकस की ओर नहीं मोड़ता है। तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि या तो अपसारी मिल जाए या फिर आपको अवतल लेंस मिल जाए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है। अब ये अर्थ जो है ये समझ लेना, ये जो अर्थ आपने देखा होगा जो हम जमीन पर बनाते हैं ना, ठीक है, जो जमीन पर बना देते हैं अर्थ, उस अर्थ की बात हो रही है। तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए या फिर फ्यूज के रूप में। तो बताइए भैया 92 का आंसर। तो ध्यान रखना, अगर अर्थ का आप प्रयोग कर रहे हैं तो सीधी बात है उसका काम होता है सुरक्षा के लिए। किसका, किसके लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 92 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 93वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें कहाँ चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो आपके पास समय है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ध्वनि तरंगें चल सकती हैं, कहाँ चल सकती हैं, तो ध्यान रखना ध्वनि तरंगें चल सकती हैं कहाँ पर, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में। ठीक है, निर्वात में तो नहीं चल सकती हैं, निर्वात तो कुछ होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चल सकती हैं ठोस और तथा गैस दोनों माध्यम में। कौन सी तरंगें, ध्वनि तरंगें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप इसको पढ़ भी सकते हो। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर खोज हैं और साथ ही साथ में उनके नाम बताना है। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए कहेंगे। प्रश्न क्या है पहले एक बार मैं देख लूँ। हाँ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसको पूरा पढ़वा देते हैं, चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं जो सुमेलित हैं। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, H.A. बैथे ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो C.D. एंडरसन ने। और इसके बाद है मेसान की खोज किसने की थी, तो ये की थी किसने, हिडेकी युकावा ने। मेसान की खोज किसने की, हिडेकी युकावा जी ने की है। और इसके बाद पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो C.D. एंडरसन ने की है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, तो H.A. बैथे ने दिया। और इसके बाद है परायरो नियम एवं तत्वों का संश्लेषण। तो यहाँ जो यहाँ देख लेना कि जो लास्ट में दिया होगा, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, इसके द्वारा इन्होंने नाभिकीय बलों के व्याकरण को समझाया। एनरिको फर्मी ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में परमाणु भट्टी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो एनरिको फर्मी हैं, जो एनरिको फर्मी आपको नाम दिख रहा है, उन्होंने किसका काम किया था, परमाणु भट्टी का निर्माण किया था। ठीक है, बाकी के आप लोगों को ऊपर पता चल ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, कई बार भैया पेपर में पूछा जा चुका है कि 3 मूल रंग होते कौन कौन से हैं। नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल, नीला पीला हरा। नीला पीला हरा, हाँ बिल्कुल सही है सबके सब। तो चलिए आंसर करिए भैया 95 का। तो 95 में ध्यान रखना 3 जो मूल रंग होते हैं वो होते हैं नीला हरा लाल। कौन से होते हैं, नीला हरा लाल। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, 3 मूल रंग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 95 के बाद लाल नीला हरा ये प्रकाश के 3 प्राथमिक वर्ण हैं। प्राकृतिक में ये मूल स्पेक्ट्रमी वर्ण हैं। इन प्राथमिक वर्णों को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अन्य वर्ण प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि अगर इनको हम एक अच्छे अनुपात में मिलाएं तो दूसरे रंगों को हम बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है,
तो ये सभी को मालूम है और आप हमें 96 का आंसर अवश्य कमेंट करेंगे। 97 का जो आंसर है वो हम पढ़ लेंगे। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोग आपको बताना है, तापमान को मापने में किया जाता है, तापमान को बढ़ाने में या तापमान को स्थिर रखने में किया जाता है। चलो 3 ही विकल्पों में से आप बता दीजिए, चौथा विकल्प दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे। थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है बेटा तापमान को स्थिर रखने में। किसको स्थिर रखने में? तापमान को स्थिर रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब थर्मोस्टेट आप लोग अच्छा समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। चलिए, थर्मोस्टेट को तलस्था यंत्र कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जो तापक्रम को किसी विशेष डिग्री तक विनियमित करता है, जबकि थर्मोकॉइल, जिसे विद्युत युग्म कहते हैं, उसका उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ थर्मोकॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको नॉर्मल सी बात समझाते हैं। एक आपने थर्माकोल की पेटी देखी होगी, जिसमें लोग बर्फ़ वगैरह डाल करके पानी को रख देते हैं, तो बस वैसे ही यहाँ पर ये काम करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्मोकोल की जो पेटी होती है उसमें लोग पानी डाल के रखते हैं, जिससे वो बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है, यानी वो तापमान को, टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मैनेज करके रखता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर थर्मोस्टेट का भी कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना। यहाँ पर वास्तविकता में विद्युत बल्ब के अंदर जो हमारे पास ये गैसें लिखी हैं, ऑक्सीजन, वायु और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से एक भी गैस विद्युत बल्ब के अंदर नहीं होती है। तो फिर विद्युत बल्ब के अंदर होती कौन सी गैस है? तो ध्यान रखना, विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसें होती हैं। कौन सी? नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैसें भरी होती हैं। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया था? एडिसन ने किया था, ये भी ध्यान रखना। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। इसके अंदर किसकी धातु लगी होती है? तो टंगस्टन की धातु लगी होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर गैसें कौन सी होती हैं? तो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैसें भरी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 99 क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने में बेटा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? बैरोमीटर का। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? अगर हमें आर्द्रता मापनी है वायु की, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग होगा, और वायुमंडलीय अगर दबाव को मापना है तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, किसमें संचरण नहीं कर सकती? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ध्वनि तरंगें हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, मतलब शून्य में ये नहीं पहुँच सकती हैं। ठीक है, मतलब जहाँ का वातावरण शून्य हो। अब वातावरण शून्य कैसे होता है कि मान लीजिए निर्वात कह सकते हो, क्या कह सकते हो? निर्वात। तो निर्वात में जो है वो ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारे क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 100 क्वेश्चन हो गए हैं। ये PDF हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अब दूसरी PDF हम बनाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा सब यही NCERT से संबंधित ऐसे ही विशेष अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ये PDF हैं आपको चाहिए हैं, तो इन PDFों को लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का शुल्क है मात्र 50 रुपये। इन 50 रुपये में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जितनी भी PDF हैं आप वहाँ पर फिर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप 70 67 60 62 61 पर एक मैसेज कर सकते हैं, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो आपको ये सब PDF हैं फिर फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।